नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम सटीक इलाज, जहां हम तमाम डॉक्टरों से बात करते हैं अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं उनके सटीक इलाज के बारे में। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवेश गुप्ता जी, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जो किडनी की समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है और कैसे जो है एक सटीक इलाज, सटीक जानकारी के साथ जनता को जागरूक किया जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 के खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। धन्यवाद। आप स्वदेश 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका भी धन्यवाद। जी सर, हम किडनी की बात कर रहे हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल तो यही आता है सबके मन में कि किडनी का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है और किडनी कैसे फंक्शन करती है। जी, किडनी हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और भगवान अमूमन हमको सभी को दो किडनियां यानी जोड़े के रूप में इनको दे करके भेजता है जन्म से ही। किडनी का मुख्य कार्य जो है शरीर में हमारे खून को छानने का होता है। जिस तरह से हम किसी छन्नी के द्वारा उसमें किसी पदार्थ में से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके और शुद्ध पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से किडनी हमारे शरीर में एक छन्नी की तरह कार्य करती है, जो कि हमारे ब्लड में जितने भी जो इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं, उनको हमारे रक्त से अलग करके और उसको यूरिन के रूप में निष्कासित करने का कार्य करती है। और इससे हमारा जो जी ब्लड है प्योर फॉर्म में वापस से बाकी के और अंगों को रिटर्न हो जाता है, और जो भी उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी के माध्यम से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। जी सर, आपने जैसे कि बताया कि हमें भगवान ने जो है वो दो किडनी दी है, लेकिन कई लोगों में देखा जाता है कि एक किडनी जो होती है उनके अंदर होती है। तो क्या जो दो किडनी वाले लोग होते हैं, अमूमन लोग दो किडनी के साथ ही होते हैं, लेकिन जो एक किडनी वाले जो रेयर केसेस देखे जाते हैं उनमें क्या कुछ डिफरेंस आते हैं या चीजें समान रहती हैं। जी, अच्छा सवाल पूछा ये आपने। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, कि कुछ ऐसे केसेस में कि एक किडनी होने से उनके शरीर पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें इस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि अमूमन हमारे एक जीवित शरीर को पूरे उसके आयु काल तक पहुंचाने के लिए एक किडनी का फंक्शन ही काफी होता है। एक किडनी अपने आप में पर्याप्त तो होती है शरीर को सुचारू रूप से उसके सारे जो कार्य जो किडनी के होते हैं वो जी संभालने के लिए, और उसका जो जिस जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से रक्त को छानने का काम जो करते हैं, तो एक किडनी भी अमूमन इसके लिए काफी होती है। ऐसे केसेस में जिनमें जन्म से ही एक किडनी है या फिर किसी कारणवश उनकी एक किडनी खराब हो गई है, निकालनी पड़ी है कैंसर की वजह से, या उन्होंने एक किडनी अपने घर के परिवार के किसी सदस्य को दान की है किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान, तो उस केस में होता यह है कि जो एक किडनी होती है वही दूसरी किडनी का भी जो कार्य है अपने ऊपर ले लेती है। वो साइज में थोड़ा सा बढ़ जाती है और जी एक्स्ट्रा वर्क कर करके वो जो जितना भी जरूरी है वो काम सुचारू रूप से करती है, और एक किडनी भी पर्याप्त होती है शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए। और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, एथलीट हुए हैं और अच्छे लोग पदों पे लोग पहुंचे हैं आगे, जो जन्म से ही एक किडनी थी और उनको जीवन पर्यंत इससे संबंधित कोई समस्या नहीं आई। हाँ, ये बात जी जरूर है कि उनको शरीर के बाकी अंगों की तरह उसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है, समय पे अपने चेकअप कराते रहना जरूरी होता है। उसमें कोई स्टोन की प्रॉब्लम या फिर आगे जीवन शैली को इस तरह से अपना के चलना होता है कि उसमें कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, जीवन शैली को अपनी अच्छी रखना होता है। जी सर, आपने बताया कि किडनी जो है वो ब्लड को छानने का काम करता है। तो किडनी एक किडनी की अगर हम बात करें तो कितनी क्षमता उसके अंदर होती है, कितना प्रतिशत ब्लड जो है वो छान सकता है। कितना प्रतिशत, मतलब आपका कहने का यह है कि एक एट ए टाइम, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कितना प्रतिशत ब्लड उसमें से होकर के छन जी रहा होता है। तो अमूमन हमारे एक समय पे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे टोटल जो बॉडी का जो ब्लड होता है उसका अराउंड 25 से 30% भाग जो है किडनी में से होकर के सर्कुलेट हो रहा होता है एक समय पर।
और उसमें से इतना जो ये प्रति मिनट की दर से उसमें एक स्पेसिफिक रेट से जो उसकी नसें होती हैं उनके द्वारा प्रवाह होता है, जैसा कि आपके साथ में जो डायग्राम चल रहा है आपकी स्क्रीन पर उसमें देख सकते हैं जो नसें दिख रही जी। हैं। इसमें से एक जो रेड कलर की जो नस रहती है उससे खून का प्रवाह किडनी की तरफ होता है, और जो ब्लू कलर में जो है वो खून का प्रवाह वापस छन्ने के बाद जो किडनी से लेकर के जा रही होती है वो उस चीज का होता है। तो जी। तकरीबन मैंने जैसा बताया 25 से 30% ब्लड एक बार में किडनी में से होकर के पास होता है। जी। सर, आपने अभी किडनी स्टोन्स की बात की थी, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि किडनी स्टोन्स जो होते हैं और गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं, उनमें क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं और किस टाइम पे पता चलता है कि अभी स्टोन्स को दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर स्टोन्स बढ़ रहे हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन दोनों ही अपने आप में टोटली डिफरेंट बीमारियां हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित एक अंग है जो कि लिवर के साथ उसके निचले हिस्से में होता है। और किडनी, जैसा कि मैंने बताया, ये अपने आप में एक अलग अंग है जिसका काम उससे पूरी तरह से अलग है। ये पाचन तंत्र से किसी भी तरह से कनेक्टेड या संबंधित नहीं है। किडनी अपने आप में टोटली एक सेपरेट काम करने वाला अंग है, और गॉल ब्लैडर जो है वो पाचन तंत्र के साथ काम करने वाला एक सहायक अंग है। तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन या पथरी बनते हैं उसका इलाज अलग तरीके से किया जाता है। अमूमन उसमें पूरा गॉल ब्लैडर को ही निकाला जाता है लैप्रोस्कोपिक विधि से, जो कि काफी प्रचलित है आजकल। और किडनी स्टोन में जो हमारे किडनी में अगर स्टोन हो जाते हैं तो उसके लिए अप्रोच हमारी अलग होती है। किडनी स्टोन के केस में कभी भी हम किडनी को निकालने के लिए हम नहीं जाते हैं। हमारी अप्रोच स्टोन को ही रिमूव करने की होती है, और इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स, एडवांसमेंट काफी आजकल इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं। तो विभिन्न विभिन्न तरीके से हम स्टोन्स को निकाल करके और उनसे निजात पा सकते हैं। जी। सर, किडनी स्टोन्स क्या गॉल ब्लैडर के स्टोन से ज़्यादा खतरनाक होती है और किस टाइम पे पता चलता है, कितना स्टोन का साइज होता है जब लोगों को दर्द होने लगता है या फिर पता चलता है कि अब इसको निकालने का समय आ गया है? देखिए, जाहिर सी बात है, किडनी का महत्व गॉल ब्लैडर से तो अधिक ही है, क्योंकि एक जी। वाइटल ऑर्गन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर स्टोन अगर है तो हम उसको नेग्लेक्ट करें। लेकिन ऑब्वियसली किडनी स्टोन जो है उनको प्रायोरिटी पे ही ट्रीट करवाना समझदारी है, क्योंकि किडनी में स्टोन कई बार इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं और किडनी के यूरिन के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे किडनी डैमेज होने शुरू हो सकती है, क्रिएटिन में राइज होना शुरू हो सकता है। और अगर ज्यादा समय तक अगर हमने इस चीज को नजरअंदाज करते हैं तो इवन डायलिसिस की नौबत भी आ सकती है। तो डेफिनेटली किडनी स्टोन को प्रायोरिटी पे हमको लेना चाहिए। फिर रही बात आपने जैसा सवाल किया साइज को लेकर के, जी। तो अमूमन हम 5 mm से के या उससे छोटे साइज के स्टोन्स को हम मेडिकली दवाइयों के द्वारा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा जो माना गया है कि हमारी जो बॉडी की संरचना है, जो यूरेटर का साइज है, उसमें से 5 या 6 mm तक के मैक्सिमम साइज के स्टोन जो है आसानी से निकल सकते हैं। जो हमारे शरीर में जो उसका जो पैसेज है यूरिन के बनने का, किडनी से यूरेटर जी। के माध्यम से फिर पेशाब की थैली में आना और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलना, तो अमूमन इसमें से 5 mm के साइज के स्टोन निकल सकते हैं। जैसे जैसे इससे साइज बढ़ता जाएगा 6 mm 7 mm, तो स्टोन के खुद से निकलने की संभावना कम होती जाती है और जी। उसके रास्ते में किसी एक जगह पर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये स्टोन किडनी से जो पैसेज का जो उसका जो मार्ग है उसमें किसी जगह पर जाके स्टक होके फंस जाता है, तब हमको दर्द महसूस होता है और काफी असहनीय दर्द होता है, और जिसके लिए हमको टैबलेट्स के अलावा कभी इंजेक्शन की भी नीड पड़ जाती है। और ऐसे केसेस में ही फिर हमको अमूमन फिर किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी की सलाह दी जाती है। जी। सर, अभी आपने डायलिसिस के बारे में बताया, तो डायलिसिस आखिर होता क्या है और किडनी पेशेंट को कब ये पता चलता है कि उसे अब डायलिसिस की ज़रूरत है और कितने टाइम बाद डायलिसिस कराना होता है? देखिए, जब दोनों किडनियां हमारे शरीर में अपना काम अपने ढंग से सुचारू रूप से नहीं कर पा रही होती हैं और एंड स्टेज फेलियर की कंडीशन में आ जाती हैं, जी। यानी कि उनसे जो उनका को छानने का जो काम है वो बिल्कुल ही मतलब 10% से भी कम रह जाता है उनका फंक्शन, तब एंड स्टेज किडनी डिजीज हम उसको डिक्लेयर करते हैं।
और उस केस में हमको फिर डायलिसिस की नीड पड़ती है। डायलिसिस एक तरीके का हमारा जो है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का पार्ट है, जिसमें जो खून को छानने का काम किडनी के द्वारा ना होकर के हम उसको जो मशीन है, डायलिसिस की जो मशीन होती है, डायलाइजर जिसमें यूज करते हैं हम कंपोनेंट, उसके द्वारा रक्त को छानने का काम करते हैं। तो ये एक बड़ा सेटअप होता है। इसमें शरीर के एक बड़ी नस में एक भाग से पहले खून को निकालने की प्रक्रिया की जाती है, और वो खून फिर उस मशीन में से होकर प्रोसेस होकर गुजरता है, जिसमें उसको छाना जाता है, और उसके छाने हुए रक्त को वापस से फिर मरीज के शरीर में दूसरी एक नस के द्वारा वापस उसमें चढ़ाया जाता है। तो ये प्रक्रिया साइमल्टेनियसली चलती है। अमूमन एक बार डायलिसिस में 3 से 4 घंटे लगते हैं। और हफ्ते में, जैसा आपने सवाल किया कि कितने बार जरूरत पड़ती है, तो यह मरीज की किस स्टेज में है बीमारी, उसका डाइट कंट्रोल कैसा है, और उसकी ब्लड रिपोर्ट्स क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि उसे हफ्ते में 2 बार, 1 बार, या फिर हफ्ते में 3 बार की जरूरत पड़ जाती है। अमूमन ऐसे पेशेंट जिनको डायलिसिस की नीड पड़ रही है, जो उनको अब डायलिसिस पर ही रहना है, डिपेंडेंट हो गए हैं, उनको हम किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसमें एक बेस्ट सॉल्यूशन है आज के समय में। जी सर, जैसे कि आपने डायलिसिस का बताया कि क्या प्रोसेस रहता है, तो डायलिसिस क्या ज़्यादा देर तक इंसान इस पे निर्भर रह सकता है? किडनी ट्रांसप्लांट एक ही मेन ऑप्शन है इस चीज़ के लिए? देखिए, डायलिसिस आज हमारे पास काफी सुरक्षित तकनीक से करने की सुविधाएं हैं, और काफी हेल्थ केयर में जो एडवांसमेंट हुए हैं उसमें डायलिसिस मशीनों में भी, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, डायलाइजर है, उसमें भी काफी उन्नत किस्म के हमारे पास आज के समय में कंपोनेंट्स हैं, मेडिसिन हैं। तो डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो कम हुए हैं डेफिनेटली, और कई मरीज ऐसे भी हैं जो सालों तक डायलिसिस पर अपना जीवन उनका चलता रहता है, 10 साल 12 साल भी उनके निकल जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में डायलिसिस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते ही हैं, जो कि ओवरऑल एक हेल्थ पे, बॉडी पर, उनके शरीर पर, मरीज के उस पर देखे जाते हैं। और हर समय, हर मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार किसी को भी अगर 3 या 4 आकर के और इस प्रक्रिया से गुजरना अपने आप में एक दर्दपूर्वक अनुभव होता है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो डायलिसिस जो है वो अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन होते हुए भी, लेकिन एक फीजिबल ऑप्शन नहीं होता है कईयों के लिए। किडनी ट्रांसप्लांट अगर दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, एक टीम एफर्ट, जी और नेफ्रोलॉजिस्ट, पूरा ओटी स्टाफ, सारे सभी की एक लगती है अप्रोच लगती है। और साथ में ही मरीज को अगर कोई किडनी को डोनेट करने वाला उसके परिवार का वो सदस्य है, और तो इसकी सक्सेस रेट काफी अच्छी है अगर अच्छे से हो जाए तो। मोर देन 95% आज के समय में हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट है। और किडनी ट्रांसप्लांट एक बार अगर सक्सेसफुली हो जाता है, किडनी अच्छे से अगर फंक्शन करना शुरू कर देती है ट्रांसप्लांट की गई बॉडी में, तो डायलिसिस की नीड खत्म हो जाती है। मरीज जो है अपनी एक पहले की तरह सामान्य लाइफ जीना शुरू कर देता है। उसको सब कुछ खा पी सकता है। हाँ, कुछ दवाइयां उसको जीवन पर्यंत खानी होती हैं, कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, लेकिन डायलिसिस के कंपैरिजन में वो सब चीजें करना ज्यादा आसान मैं कहूंगा। बनस्पत के जो हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, उसमें जो कष्ट होता है, उससे वो ट्रांसप्लांट कराना ज्यादा सही ऑप्शन है। जी सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जैसा कि आपने बताया कि कुछ भी खा पी सकते हैं, तो कई लोगों का ये भी मानना है कि जो दाने वाली चीज़ें, चाहे वो चना हो या फिर कुछ बीज वाली चीज़ें, खट्टा खाना, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तो ये बात किस हद तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनको कुछ भी खाने से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि एक अनहेल्दी डाइट अपन शुरू कर सकते हैं। आपको जी एक प्रॉपर एक हेल्थी डाइट, न्यूट्रिशन रिच, और आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही लेनी होती है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस जब आप डायलिसिस पे होते हैं, जितने रिस्ट्रिक्शन उस समय होते हैं, उससे काफी हद तक आपको निजात मिल जाती है। आप एक हेल्दी डाइट, नॉर्मल डाइट, साफ स्वच्छ खाना नियमित रूप से खा सकते हैं। और स्पेसिफिकली जैसे आपने चना या जो चीजों के बारे में जिक्र किया, खट्टा खाना। तो जी खट्टा खाना, ये सब एक मिथ है सोसाइटी में।
इस जी। तरह का ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डायलिसिस पे डिपेंडेंट पेशेंट हैं, उनको ये सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हम हाई प्रोटीन डाइट और जो है आपको इस तरह के जो रसे वाले फल हैं उनके लिए मना करते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद काफी हद तक ये सब चीजें ले सकते हैं। इसमें उसके बाद इतना जो दवाइयां हैं उनके साथ में लेते हुए अगर सारी चीजें हम अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, सारे प्रिकॉशन रख रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हेल्थी डाइट एक बैलेंस प्रपोर्शन में ली जा सकती है। जी। सर, किडनी फेल होने के मेन कारण क्या होते हैं? क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि जो हम दवाइयाँ ज़्यादा खाने लगते हैं जब सर में दर्द होता है या ऐसी कुछ छोटी-छोटी बीमारियों पे, तो भी वो कहीं न कहीं किडनी फेलियर की वजह बनते हैं। जी बिल्कुल, ये मतलब किडनी फेलियर के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस में से एक है। जी। और किडनी फेलियर के एक्चुअली कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो हम सामान्य जो सबसे कॉमन कारण है हमारे आसपास जो हम देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण आज के समय में उभर के आ रहा है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो लंबे समय से अगर हमारे को किसी को हमारे परिवार में या आस पड़ोस में बीपी या शुगर के मरीज हैं और वो उस चीज की अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, दवाइयां समय पर नहीं लेते हैं और लापरवाही बरतते हैं, तो उनमें बहुत संभावना है कि एक समय के बाद उनकी किडनी में ये दुष्प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं और उनको डायलिसिस की नीड पड़ सकती है। इसके जी। अलावा जैसा आपने बताया कि जो दर्द निवारक दवाइयां हैं, जो कि हम बिना डॉक्टरी सलाह के डायरेक्ट मेडिकल शॉप से जाकर के खरीद के, कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमें कुछ तकलीफ होती है तो हम मेडिकल से जाकर कुछ भी दवाइयां लेकर के खा लेते हैं, जिसमें कि दर्द निवारक दवाइयां काफी कॉमन है। तो ये सब प्रैक्टिसेस भी लंबे समय तक करते रहने से, स्टेरॉइड्स के सेवन से, इससे भी किडनी पे डैमेज होता है और लंबे समय तक ये करने से किडनियां डैमेज होती हैं और इसके कारण भी डायलिसिस की नौबत आ जाती है। तो मुख्यतः ये कारण होते हैं। बाकी इसके अलावा कई सारे कारण हैं जो कि अनुवांशिक हैं। किडनी स्टोन के बारे में हमने चर्चा की। और जी। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस बोलते हैं, तो उनमें भी ये सब चीजें ऐसा पॉसिबिलिटी है, उसके आउटकम इस तरह के रहते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम जो किडनी को प्रभावित करती हैं और किडनी फेल्योर का कारण बनती है। जी। सर, आपने अभी बताया था कि कोई अगर घर परिवार का हो तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है। लेकिन जब कोई दूसरा जैसे हॉस्पिटल्स में होता है कि एक बार्टर सिस्टम टाइप चीज़ें होती हैं, तो अगर कोई और करना चाहे तो क्या वो किडनी भी परफेक्टली दूसरे इंसान पे फिट बैठ जाती है या फिर सिर्फ घर परिवार के इंसान की किडनी ही? नहीं, दूसरी किडनी भी बैठ सकती है। आज के समय में हमारे पास इतनी अच्छी मेडिकेशंस और इतनी अच्छी जांचों की सुविधा उपलब्ध है, जी। तो किसी जेनेटिकली अनरिलेटेड व्यक्ति के बीच भी ट्रांसप्लांट आज के समय में सक्सेसफुली संपन्न किए जाने लगे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने हैं आज के समय में। तो जी। दो जेनेटिकली डिफरेंट लोग जो हैं उनके बीच में भी ट्रांसप्लांट संभव है। जैसा कि हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ के केसेस में, हमने हमारे अस्पताल में ही अभी तक हम तकरीबन 15 ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड ने, एक एग्जांपल ऐसा, हस्बैंड ने अपने वाइफ को भी किडनी दी थी और सभी सक्सेसफुल रहे थे। तो ये सारी चीजें इसमें हम श्रेय देना चाहेंगे कि मतलब जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुए हैं, जो मेडिसिन में हमारे पास जो आज के समय में अच्छी मेडिसिन, अच्छी जांचों की सुविधा जो है, तो इस सब के कारण ये सब संभव है। और ऐसे केसेस में हमको कुछ जो भी टेस्ट हमको लगते हैं, हम पहले उनका पूरा चेकअप करते हैं, उनका मैच करा करके देखते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टेस्टिंग एंड कंप्लायंस ही हम उस चीज को लेकर के आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी रैंडमली ऐसा बोल सकते हैं कि आप किडनी दे दीजिए और उनको लग जाएगी। उन दोनों के बीच में हमको जी। पहले कुछ टेस्टिंग करके देखनी होती है, ब्लड ग्रुप एंड ऑल, HLA मैचिंग देखनी होती है। वो सारे टेस्ट मिलान करने के बाद ही उसमें कितना उनका मैच हो रहा है, कितना डिसमैच है, उसके लाइकिंग के आधार पर फिर पेशेंट को सारा उसके प्रोग्नोसिस, उसके फैक्टर एक्सप्लेन करने के बाद ही आगे सर्जरी प्लान की जाती है। जी। सर, जैसे कि आपने भी बताया था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जो कुछ दवाइयाँ होती है वो हमेशा लेनी पड़ती है जब तक जीवन है। तो वो जी। मेडिसिन्स किस टाइप की मेडिसिन्स होती है और वो क्या काम करती है? क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि किडनी पेशेंट जो होते हैं उनको बॉडी को कुछ ऐसा रखने के लिए वो सुबह भी दवाई लेते हैं और शाम को भी दवाई लेते हैं और वो एक फिक्स टाइम पे लेते हैं। तो ये किस चीज़ की दवाई है और ये क्या इफ़ेक्ट करती है?
हाँ, देखिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में किडनी को शरीर में बिठाए रखने के लिए उसका रिजेक्शन ना हो, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की शरीर आपके शरीर में डाली जाती है जब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में वो किडनी डाली गई है वो उसे एज ए फॉरेन एंटीजन रिसीव करता है। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि बॉडी में हमारे अंदर जब बाहर से कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो जी। उन्हीं सब चीजों को उसको सप्रेस करने के लिए दवाइयां उसको लगातार खानी पड़ती हैं। तो इनिशियल पीरियड में जो हम उसको मेडिसिन देते हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी की ही मेडिसिन होती हैं, जो रेसिपिएंट की इम्यूनिटी को सप्रेस कराने का काम करती हैं, ताकि उसके शरीर में जो डोनर जिससे कि हमने किडनी उसके लेकर के उसके शरीर में प्रत्यारोपित की है रेसिपिएंट के, तो उसके शरीर में कोई एंटीबॉडी ना बने उस किडनी के अगेंस्ट। तो जी। ये उसके एक इम्यून सिस्टम को हमको सप्रेस करके रखना होता है, जिसके लिए उसको मेडिसिन देनी पड़ती है। शुरुआती जी। दिनों में इन मेडिसिन का डोज जो है वो थोड़ा सा हायर साइड होता है, लेकिन विद द टाइम धीरे धीरे उसका डोज भी कम कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद लगभग मिनिमम से डोज पे ही उसको वो दवाइयां लेनी होती हैं। और साथ ही इस दौरान ये भी ध्यान रखना होता है, चूंकि इम्यूनिटी को हम कमजोर कर रहे हैं रेसिपिएंट की, तो उसको कोई दूसरे तरह के इन्फेक्शन ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि जिसमें उसको शरीर को कुछ और इन्फेक्शन लगे, कोई और जी। तकलीफ हो। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन इसीलिए दी जाती हैं ताकि वो किडनी अच्छे से उसमें फंक्शन कर सके और साथ में उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन भी ना हो। जी। सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कौन से ऐसे फूड्स हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के पहले और बाद में कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हेल्दी रखते हैं किडनी को? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तो सभी तरह के फल ले सकते हैं जो नॉर्मल जैसा आप और हम खाते हैं। तो जी। हम तो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि हाँ, जो नॉर्मल डाइट एक नॉर्मल इंसान लेता है उस मतलब एक है, क्योंकि फल तो सभी उस कैटेगरी में ही आएंगे हेल्दी फ्रूट्स की, अनटिल अनलेस कि वो डायबिटिक नहीं है या फिर प्री एग्जिस्टिंग कोई और फैक्टर तो नहीं है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं उनको हम कुछ फ्रूट्स के लिए, जैसे बनाना हो गया जिसमें पोटेशियम रिच होता है, और इस तरह के कीवी हो गया, सभी इस तरह के रसेदार फल जिसमें कि पोटेशियम कंटेंट हाई होता है वो हम अवॉइड करने के लिए, कम लेने के लिए बोलते हैं। और बाकी जो उसकी और रिपोर्ट्स रहती हैं, हाई जो प्रोटीन डाइट है वो भी कम करने के लिए बोलते हैं। जो भी फूड आइटम जिनमें की प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है वो भी उसको कम करने के लिए बोला जाता है। जी। लेकिन सर। ट्रांसप्लांट के बाद जी। काफी हद तक जो सारी चीजें एक नॉर्मल इंसान लेता है वो ले सकते हैं। जी। सर, किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद जो है जांच के लिए एक टेस्ट होता है क्रेटिनिन सीरम, और जब वो ज़्यादा आता है 1 पॉइंट से जब वो ज़्यादा आता है तो देखा जाता है पेशेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि क्रेटिनिन क्यों ज़्यादा है। तो क्रेटिनिन कितने तक ठीक होना चाहिए, रिपोर्ट कितने तक ठीक मानी जाती है, और कैसे इसे कम कर सकते हैं अगर वो बढ़ गया है तो? क्या एक दवाई ही ज़रिया हो सकता है या फिर खुद हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों पर? नहीं, क्रेटिनिन का बढ़ना आता है, तो अगर हम जो है क्रेटिनिन किडनी फंक्शन में या किडनी के काम करने की क्षमता में कुछ भी अंतर आ रहा है, कुछ भी उसमें गिरावट आ रही है, तभी क्रेटिनिन बढ़ता है। जी। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किडनी में अगर क्रेटिनिन बढ़ के आ रहा है तो किडनी में ऐसा क्या हो रहा है, उसका कारण क्या है। जी। कोई स्टोन के कारण ऐसा हो रहा है, बीपी के कारण ऐसा हो रहा है, या शुगर अनकंट्रोल्ड है उसके कारण हो रहा है, उसका कारण क्या है। ना कि हम सिर्फ क्रेटिनिन को सिर्फ रैंडमली ठीक कर सकते हैं। उस कारण को ठीक करने से दो संभावना है, या तो क्रेटिनिन वापस से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर हमको आगे उसको मेडिसिन पे ही कंटिन्यू रख के और परहेज के साथ चलना होता है, ताकि वो और जल्दी जल्दी आगे ना शूट करे। तो जी। सबसे पहले उसका कारण जानना जरूरी है, और उसके कारण को ही हम फिर उसके अप्रोच हमारी जो रहती है वो उस कारण को ठीक करने के हिसाब से ही रहेगी। जी। सर, जो अब के टाइम में देखा जा रहा है कि फूड्स जो होते हैं ज़्यादातर इन अनहेल्दी डाइट्स और फैटी एसिड्स कहीं ना कहीं हम ज़्यादा लेते हैं, तो क्या ये भी क्रेटिनिन किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं? हाँ, आज के समय जिस तरह से जंक फूड का और अनहेल्दी फूड्स का, पैकेज्ड फूड का जो प्रचलन इतना बढ़ गया है, तो हम
जो किडनी केसेस जो इतने राइज इन क्रिएटिनिन और किडनी डिजीज के जो पेशेंट हम देख रहे हैं, जी। तो डेफिनेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी लाइफस्टाइल और जो आजकल की जीवन शैली है वो है। तो सभी लोगों से मतलब यही एक मैं मैसेज देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमको जी। प्रोसेस्ड फूड को और जंक फूड को अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और घर का बना हुआ फ्रेश खाना और जो है अनप्रोसेस्ड बिल्कुल एकदम और अन जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। हेल्दी फूड को ही सेवन करना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए। और एक हेल्दी किडनी के लिए वाटर इनटेक जो है वो काफी उसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। तो जी। एक स्वस्थ किडनी के लिए पूरे दिन भर में अगर हम 3 लीटर के आसपास अराउंड 3 से 4 लीटर पानी समर सीजन में, और विंटर्स में अराउंड 2 से 2.5 लीटर का पानी भी अगर अपन डेली सेवन करते हैं, तो वो उसको अच्छे से सुचारू रूप से काम करने में काफी हेल्पफुल होता है। जी। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से हम काफी हद तक जो किडनी से होने वाली जो बीमारियां हैं और जो आजकल जो दिखती हैं हमको, उनसे बच सकते हैं। जी। डॉक्टर प्रवेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। इन्होंने तमाम किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमसे चर्चा की, तमाम जानकारी साझा की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें स्वदेश 24x7 के साथ।